हेलो 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 और वेलकम बैक। स्वागत है बहुत बहुत आपका वापस इसी चैनल पर जिसपे मैं सुमित शर्मा आपको एनसीईआरटी के उन कंसेप्ट्स के बारे में बता रहा हूं जहां से नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने लगभग कंफर्म से होते हैं जब भी हम लोग उनकी प्रैक्टिस करते हैं और बीच में स्टेक भी कर सकते हैं। यानी इजी मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट तक के क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम है लैक ऑपरन और लैक ऑपरन बेटा वो टॉपिक रहेगा जिसके लिए मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 2018-19 के पेपर को उठा के अगर देखूं तो जब से मैं देख रहा हूं 2018 से लेकर तो मैं ये देखता हूं कि इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 4 क्वेश्चन यदि आए तो उनमें से एक क्वेश्चन है लैक ऑपरन का, जो हो सकता है मैच द कॉलम हो, जो हो सकता है सिंगल लाइनर होता हो, या फिर हो सकता है कि एक हाई ऑर्डर थिंकिंग यानी हॉट क्वेश्चन हो। लैक ऑपरन केवल 2018 से इंपॉर्टेंट हुआ ऐसा नहीं है। लैक ऑपरन हमेशा से ही हॉट पिक है एग्जामिनर का इस चैप्टर के अंदर से। तो इसीलिए ये बात ध्यान से समझ लो कि लैक ऑपरन को अगर समझ लिया तो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई लीक नहीं छोड़ना चाहते। हमें चाहिए 100% मार्क्स, हमें चाहिए परफेक्ट स्कोर। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग एलिवेट करेंगे अपने आप को टुवर्ड्स 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, और वो पॉसिबल होगा यहीं इसी चैनल के ऊपर। और मैं आपको बताऊंगा वो सारे तरीके जिससे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। जो अटका हुआ है उसके स्कोर बढ़ जाएंगे, जो पूरे नहीं चेस कर पा रहे हैं उनके स्कोर पूरे होने लग जाएंगे। मैं बता रहा हूं ना, टॉपिक को जिए, टॉपिक को सही समझें तो क्वेश्चन कैसा भी आए, इजी लगे या डिफिकल्ट, उसका आंसर आपसे जरूर बनेगा। क्लियर? कंफाइंड रहेंगे टॉपिक में, उससे दाएं या बाएं की तरफ बात नहीं करेंगे, टॉपिक के ही अंदर डाइव करेंगे, दैट इज बेटर। आई होप आप इस क्लास के बाद एनसीईआरटी की उन सारी लाइनों को जो लैक ऑपरन के अंदर लिखी है उनको प्रॉपर्ली अनफोल्ड कर पाएंगे। जो चीजें वहां पे नहीं दिखाई पड़ती वो भी आपको इस क्लास के बाद डेफिनेटली दिखाई देने लग जाएगी। बहुत टाइम नहीं, बहुत छोटी और क्विक क्लास खटाखट चालू करते हैं और आज लैक ऑपरन के ऊपर अपनी परफेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे एंड दैट इज लैक ऑपरन। हियर इट इज। तो लैक ऑपरन जो नाम है उसके ऊपर जाने से पहले मैं एक वर्ड को क्लियर कर देता हूं जिसे हम लोग लिखते हैं एज, जिसे मैं मेंशन करूंगा ऑपरन। सो व्हाट ऑपरन, ऑपरन का मतलब है क्या? क्लियर? हम ये पढ़ते आए हैं पिछले कुछ टॉपिक से लेकर कि जीन एक्सप्रेशन यानी डीएनए जो एक्सप्रेस होता है आगे प्रोटीन बनाने के लिए, वो जीन एक्सप्रेशन जो होगा वो 2 स्टेप में होता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद होता है ट्रांसलेशन। राइट? ये 2 स्टेप है। यानी अगर आप चाहते हो कि वो जीन एक्सप्रेस ना हो तो या तो ट्रांसक्रिप्शन पे रोकेंगे या ट्रांसलेशन पे रोकेंगे। और अब मैं फिर से वही बात कह दे रहा हूं कि एनसीईआरटी में ऑपरन से जस्ट पहले लिखी हुई बात है कि अगर प्रोकैरियोट पढ़ रहे हो तो उसमें एक्सप्रेशन ऑफ जीन को रेगुलेट करने के लिए बेस्ट जो पोर्शन है या बेस्ट जो साइट है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। क्लियर? यही चीज सबसे पहले जैकब एंड मोनार्ड ने पढ़ी थी और जैकब एंड मोनार्ड ने बताया कि हम पढ़ने वाले ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, यानी जहां ट्रांसक्रिप्शन पर ही हमने जीन के एक्सप्रेशन को रोक लिया, यानी आरएनए तो बनेगा लेकिन आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर याद रहे तो सुनो, जीन एक्सप्रेशन में कौन सा आरएनए बनाने की बात हो रही है? तो वो है राइट। कौन सा आरएनए बनाने की बात हो रही है? वो है एमआरएनए। यानी एमआरएनए तो बनेगा लेकिन आगे प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो होता है ट्रांसलेशन लेवल पर रेगुलेशन। ठीक है? अगर अगर एमआरएनए बने लेकिन प्रोटीन न बने, यानी रेगुलेशन कहां है? ट्रांसलेशन के लेवल पर। अगर जीन है और आरएनए भी नहीं बना, इसका मतलब रेगुलेशन कौन से लेवल पर है? ट्रांसक्रिप्शन पर। ट्रांसक्रिप्शन पर।
यानी जो यहां जेकब एंड मोनार्ड ने बताया है, वो बताया है कि एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाया और जीन का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिला। यही है ओपरन मॉडल। क्लियर? प्रोकैरियोट में उनकी स्टडी है, इकोलाई के ऊपर वो अपनी स्टडी करते हैं। हालांकि किताब में इस बात का मेंशन नहीं है कि ओपरन इकोलाई में पढ़े गए सबसे पहले, और दूसरी चीज इकोलाई है तो इसका मतलब है बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक है। क्लियर? चलिए, वैसे ये बात आगे भी आ जाएगी। हर लाइन हर वर्ड बहुत सलीके से एक सीक्वेंस में लगाया गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, छोटे बच्चे से पूछो कि टेबल कौन से याद है, तो छोटे बच्चे को सबसे जल्दी 5 का टेबल और 10 का टेबल याद हो जाता है। पूछो क्यों? उसका रीजन बहुत सिंपल है। ये मत बोलना वो आसान है, उसमें ना एक सिमेट्री रिपीट होती है, इसलिए बच्चा जल्दी से उनको याद कर लेता है। कोई भी बच्चा आसानी से, जो ये नहीं बोल पाता कि 8 टेंजर क्या होता है, लेकिन 10 एट्स क्या होता है, वो तुरंत 80 बोल देता है। क्या? सिमेट्री है, समझे? एक स्टोरी बन जाती है, इसलिए आसानी से उसको याद कर लेता है। तो याद तब रहेगी चीजें जब सही सीक्वेंस में पढ़ोगे, जब सही स्टोरी बना के पढ़ोगे। बात समझ में आई? तो वही स्टोरी है। देखिए, तो जेकब एंड मोनार्ड जो इकोलाई के ऊपर जीन एक्सप्रेशन की स्टडी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यहां जीन जो एक्सप्रेस होती है एज मेंडेलियन कैरेक्टर, जीन जो एक्सप्रेस होती है एज मेंडेलियन कैरेक्टर, उनका नाम क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। क्लियर? वो रेगुलेशन में होती हैं, वो बनाएंगी तो प्रोटीन, लेकिन दे आर अंडर रेगुलेशन। और उसका रेगुलेशन कौन करता है? वो कुछ और जीन्स करती हैं। कौन करती हैं? उनका नाम है कंट्रोल जीन्स। यानी कंट्रोल जीन्स का कोई रेगुलेशन नहीं है, वो खुद रेगुलेटरी हैं दूसरों को रोकने के लिए कि काम करना है नहीं करना है। कौन डिसाइड करवा रहा है? कंट्रोल। नाम से समझ में आई बात। कंट्रोल जीन्स वो हैं जो डिसाइड करवा रही है कि एक्सप्रेशन आए या ना आए। किसका? स्ट्रक्चरल जीन्स का। यानी स्ट्रक्चरल जीन्स आर अंडर कंट्रोल। आई बात? क्लियर? अब सुनो, तो ये कंट्रोल जीन्स जो होती है, इनके अलग अलग पार्ट होते हैं। क्या पार्ट है? पी फॉर प्रमोटर, क्लियर, आई फॉर रेगुलेटर। इंटरेस्टिंग है ना? आई से रेगुलेटर है, इनहिबिटर इंड्यूसर नहीं है, क्या है? रेगुलेटर है। और ओ फॉर ऑपरेटर, क्लियर, ये नाम है प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर। इन्हें क्या बोलेंगे? कंट्रोल जीन्स। काम क्या होते हैं? प्रमोटर वो जगह है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। नहीं जोड़ूं तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? नहीं होगा। आगे ये बात समझ में? तो यानी ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करवा सकता हूं, इनको रोक लूं, ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन कर लिया, या जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कर लिया। आगे सुनो, दूसरे नंबर की बात आ रही है रेगुलेटर, जो क्या करेगा? रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? रेगुलेटरी प्रोटीन। नेक्स्ट, ऑपरेटर। ऑपरेटर वो है जो रेगुलेटरी प्रोटीन से जुड़ता है। ये कहिए, रेगुलेटरी प्रोटीन बना और जाके किससे जुड़ेगा? ऑपरेटर से जुड़ेगा। सुनो, रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरीके के हो सकते हैं, दोनों में से कोई से भी तरीके का हो सकता है, दो में से कोई से भी तरीके का होगा। कौन से दो हो सकते हैं? या तो एनहांसर होगा, जब स्ट्रक्चरल जीन्स को काम करने के लिए बोले एनहांसर बोलोगे, और जब स्ट्रक्चरल जीन को काम करने से रोके तो उसे क्या बोलोगे? रिप्रेसर बोलोगे। क्या बोलोगे? रिप्रेसर। ऐसे दो अलग अलग टाइप के रेगुलेटरी प्रोटीन हो सकते हैं, कोई भी एक बनता होगा। क्लियर? हम आगे चलते हैं तो अपने आप एग्जांपल मिलेंगे। जैसे लैक ऑपरन है, टीआरपी यानी ट्रिप्टोफन ऑपरन है, वैसे एआर ऑपरन, एचआईएस ऑपरन, वेल ऑपरन, ये अलग अलग अमाइनो एसिड के नाम पर ऑपरन मॉडल दिए हुए हैं। वैसे बात ध्यान से सुन लीजिए, हमसे कुछ लाइनें अलग अलग पैराग्राफ में कही हुई हैं, मैं एक ही जगह ला रहा हूं। मैंने कहा ना, स्टोरी बिल्टअप ज्यादा जरूरी है कि ज्यादातर ऑपरन के अंदर, ज्यादातर ऑपरेटर प्रमोटर के बाजू में है, बगल में। इधर प्रमोटर है, इधर ऑपरेटर है। फिर से, इधर प्रमोटर है, इधर और फिर स्ट्रक्चरल जीन है। प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, यानी प्रमोटर इज लिटिल अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चरल जीन। बीच में कौन है? ऑपरेटर है। क्लियर? बीच में कौन है? ऑपरेटर। डायग्राम में जाने से पहले डायग्राम दिमाग में छप गया। क्लियर बात? आगे जब इतनी बात में मैं पहुंचा तो मैंने कहा दूसरी चीज कि अगला, हर ऑपरन के पास अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है। हर ऑपरन में अपना स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और उसके स्पेसिफिक रिप्रेसर हो सकते हैं। रिप्रेसर यानी रेगुलेटरी प्रोटीन क्या बोल रहे हैं? रिप्रेसर टाइप का। क्लियर? अब ये तो डिपेंड करेगा ना तुम कौन सा एग्जाम्पल पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम कौन सा एग्जाम्पल पढ़ रहे हो। यहां ईच ऑपरन लिखा है, लैक ऑपरन नहीं लिखा।
ये नहीं कहा कि हमेशा ऑपरेंड में सिर्फ रिप्रेसर होगा, ठीक है, क्लियर। कुछ और भी हो सकता है, यानी एनहांसर भी हो सकता है। हम पढ़ने वाले हैं लैक ऑपरेंड के बारे में, ठीक है। तो लैक ऑपरेंड की कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, एक लैक ऑपरेंड, अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, लैक ऑपरेंड में क्या है, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है। मतलब समझे, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो बैक्टीरिया में ज्यादा कॉमनली देखी जाती हैं, पुराने टॉपिक पे आप रेफर कर सकते हो जहां आपने आरएनए पढ़ा होगा, क्लियर। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन का मीनिंग क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन का मतलब होता है कि अनेक जीन एक एमआरएनए, क्लियर, बहुत सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, राइट, क्लियर। ऐसी कंडीशन जिसमें हो, क्लियर, उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, पॉलीसिस्टोनिक। एक ही एमआरएनए पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन्स की इंफॉर्मेशन आएगी, यानी एक ही एमआरएनए एक से ज्यादा टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो भैया बता दिया है, ऑपरेंड का मतलब है सेट ऑफ जीन्स जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है और प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन्स हैं। आई बात समझ में, क्लियर। किस किस का नाम लिखा, उसने किसका नाम ले लिखा, ध्यान से देख लो। तीन नाम लिखे, तीन नाम, तीन नाम, तीन नाम। कौन से तीन नाम लिखे हैं, उन तीन नामों को जल्दी से, और रेगुलेटरी जीन लिखा। भाई यार, कंट्रोल जीन तो लिखा ही नहीं, कहां है, कहां है। आ गया एनसीईआरटी छाप क्वेश्चन, एनसीईआरटी छाप क्वेश्चन। क्या, कौन नहीं लिखा, कंट्रोल तो लिखा ही नहीं भाई, कंट्रोल जीन नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो जरा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। वैसे मैं तो ये कहता हूं कि यार कंट्रोल जीन वर्ड यूज नहीं किया है, क्लियर। यार रुको, और अच्छा बनाऊं, और अच्छा बनाऊं, फिर सुनो। उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन है। पीछे पेज देख, ये रहा, प्रमोटर रेगुलेटर ऑपरेटर। अच्छा, प्रमोटर है, क्लियर, प्रमोटर है, रेगुलेटर है, कौन नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन ये बनेगा, अब बनेगा क्वेश्चन, पहले नहीं है, अब है। अभी ध्यान से सुनना, सुनना, ऑपरेटर जीन, यानी ओ का नाम नहीं बताया। आई बात समझ में, यहां पर ओ का नाम नहीं बताया है। तो जरा ध्यान से एनसीईआरटी का क्वेश्चन करोगे या एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन करोगे जो बोले हर लाइन से क्वेश्चन बना लूंगा, हर लाइन से, तो ध्यान से सुनना। ऑप्शन बनाएगा 4 कि कौन ऑपरेंड का पार्ट नहीं होता। स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रमोटर होता है, रेगुलेटरी जीन होता है, कौन नहीं है, ऑपरेटर। आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐतिहासिक हो चुका, आर्काइव। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान से सुन, आगे सुन, आगे आगे अगले पे चलते हैं। सुनो, तो कह रहे हैं कि 3 स्ट्रक्चरल जीन है और 1 रेगुलेटरी जीन है। क्या है, 3 स्ट्रक्चरल जीन है और 1 रेगुलेटरी जीन है, जो क्या करेंगी, जो प्रोटीन बनाएगी, राइट। जो प्रोटीन बनाएंगी वो कितनी है, 1, 3 और ये है नंबर 4। आई बात समझ में, ये 4 तरीके के प्रोटीन बने हैं लैक ऑपरेंड में, लेकिन 3 बने किससे, स्ट्रक्चरल जीन से। 3 किससे बने हैं, स्ट्रक्चरल जीन से, अंडरस्टूड। और 1 किससे बनाए हैं, एक बना है रेगुलेटरी जीन से, राइट, एक बना है रेगुलेटरी जीन से। तो याद रखिए, 3 तो हैं स्ट्रक्चरल जीन के और 1 किसका है, रेगुलेटरी जीन का, इसलिए इसका नाम रेगुलेटरी प्रोटीन। ध्यान से, मैच द कॉलम बनेगा। क्या बनेगा, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन। यहां पर क्या बन सकता है, मैच द कॉलम बन सकता है। आगे फिर आएगा, फिर से बताऊंगा कौन सी जीन क्या बनाती है। अभी फिगर तो है ही नहीं, हमने तो सेट करना चालू किया फिगर को, ध्यान से सुनना। तो इस तरीके से प्रोटीन बनाने वाले 4 तरीके के जीन यहां जो मौजूद हैं, या जो डीएनए सीक्वेंस मौजूद हैं, उनको 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। जब कोई डीएनए सीक्वेंस यानी जीन हमेशा ही प्रोटीन बनाता रहे, जैसे हमेशा ही प्रोटीन बनाए, उसको रोकने वाला
उसको तय करने वाला कि बनेगा कि नहीं बनेगा, वो हमेशा बनता रहे, उसको डिसाइड करवाने वाला कोई ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव। ये लीजिए, लैक आई यानी रेगुलेटरी प्रोटीन बनाने वाला कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। या फिर एनसीईआरटी की लाइन कोट करके, एनसीईआरटी की लाइन कोट करके ये मैं बोलूंगा, आप एनसीईआरटी में ढूंढ लेना, आपके सामने आप देख सकते हो कि दैट लैक आई मेक्स द रिप्रेसर प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिवली, आ गया वर्ड, ठीक है। और लैक जेड वाई ए बिकॉज दे आर अंडर रेगुलेशन, ये क्या है, अंडर रेगुलेशन है, ये क्या है, अंडर रेगुलेशन। इसलिए कंडीशन पर डिपेंड रहकर या तो सिंथेसिस करेंगे अपने प्रोटीन्स का या फिर सिंथेसिस नहीं करेंगे। जब इन्हें कोई कहेगा उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन प्रोटीन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, राइट। अब आगे की बारी, अब आई आगे की बारी, आगे की चीज सुने कि नेक्स्ट क्या आता है कि ये बोलते हैं कि फिर ये लैक ऑपरेन काम करता कब है, लैक ऑपरेन काम करता कब है। बोलते वैसे तो ये हमेशा काम करता है, वैसे ये हमेशा ही काम करता है। कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। हमने कहा मीडियम में लैक्टोज, मीडियम में क्या दिया, लैक्टोज। और ये कौन है, बैक्टीरियल सेल, ये कौन है, बैक्टीरियल सेल। सेल वॉल से दिक्कत, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। और लैक्टोज कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। लैक्टोज कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। तो जब इस तरीके से हम लोगों ने मेंशन किया तो हमने कहा कि भाई लैक्टोज को तो अंदर जाने में बड़ी दिक्कत है। ओके, उस दिक्कत का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मेरे पास। वो क्या है, यहां पर बन जाएगा एक चैनल, या बोलिए एक पाथ बन गया जिससे लैक्टोज अंदर जा सकता है। इस चैनल का नाम है परमिएज। किसने बनाया, लैक वाई ने बनाया। क्या काम किया, क्या काम किया बेटा इसने, अपटेक ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज मीडियम में हो उसके अपटेक के लिए काम करता है, पहला काम इसका, ठीक है। दूसरा सुनिए, अंदर आने पर, जब लैक्टोज अंदर आया, अंदर आने पर इसके ऊपर दूसरे नंबर के प्रोटीन ने काम किया। दूसरे नंबर का प्रोटीन कौन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या काम करा इसने, क्या काम करा इसने, इसने करा ब्रेकडाउन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड। और कोई नहीं, लैक्टोज है। कौन है, लैक्टोज। और बीटा गैलेक्टोसाइड को तोड़ने के कारण, बीटा गैलेक्टोसाइड को तोड़ने के कारण हम लोग इसे देते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये हो गया लैक जेड फंक्शन, ये लैक जेड का फंक्शन है, राइट। यहां पर बन जाएगी शुगर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। किसके काम के बाद, प्रोटीन नंबर 1। मैं नंबर लिख देता हूं यहां पर, ये प्रोटीन नंबर 1 ने काम किया, ये प्रोटीन नंबर 2 है, ये 1 ये 2। ट्रांस एसिटाइलेज का ऐसे सीधे कोई फंक्शन हम लोग लैक ऑपरेंड से जोड़ता हुआ नहीं देखते हैं, क्लियर। हालांकि फिर भी इस तरीके की बात एक कंक्लूजन में लिखी हुई आती है, एक कंक्लूजन में लिखी हुई आती है जिसमें ये कहते हैं क्या, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब है, इसका मतलब लैक ऑपरेन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, या कहिए कॉमन मेटाबॉलिक पाथ में इन्वॉल्व हैं। ये भैया ट्रुथ बन गया, किताब में लिख दिया, क्या करें इसके ऊपर, वही बात एनसीईआरटी जाएगा, कुछ नहीं कर सकते इसका हम। छप गया ये तो भैया, छप गया और क्वेश्चन बन गया, छप गया और क्वेश्चन बन गया कि जो भी तीनों जीन्स हैं जेड वाई ए, उनके प्रोडक्ट लैक ऑपरेन में पार्टिसिपेट करते होंगे, ऐसा मान लिया जाता है, क्लियर, ऐसा मान लिया जाता है। याद रखें,
ओके, तो लैक्टोज के प्रेजेंस में होता क्या है कि यहां से लैक्टोज आता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से लैक्टोज आया। मजेदार चीज है, क्या वर्ड लिखा है यहां पे वर्ड लिखा है कि लैक ऑपरन इज एन इंड्यूसिबल सिस्टम। सीखो मीनिंग निकालना, मतलब निकालना सीखिए, मतलब पूरा होना चाहिए। पी से प्रमोटर, आई से रेगुलेटर, पी से प्रमोटर, ओ से ऑपरेटर। यहां पे जेड वाई, सुन, जेड वाई ए के पास ऑपरेटर है, आई के पास कोई ऑपरेटर नहीं है। आई कैसा जीन है? आई नॉन कंस्टिट्यूटिव है। आई कैसा जीन हुआ? आई कैसा हुआ? आई एम सॉरी, आई कैसा प्रोटीन हुआ? कंस्टिट्यूटिव। आई कैसा प्रोटीन बनाएगा? कंस्टिट्यूटिवली बनाएगा। और बनाते हैं जीन इंफॉर्मेशन है कितनी? 3। कौन से 3 प्रोटीन? 1 2 3 नंबर, 1 नंबर और नंबर, ये रहे। मैच द कॉलम में आएगा बेटा, क्लियर? मैच द कॉलम में आएगा। अगर ट्रांस एसिटाइलेज कोई पूछे ना, ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप, बस इतना ही, राइट? ऐसा हम मेंशन करते हैं। तो सुनो, लैक्टोज आया, लैक्टोज उसने इसको, तेरे साथ कौन जुड़ जाऊंगा? लैक्टोज जुड़ जाएगा। ओके, और इधर सुनो, आरएनए पॉलीमरेज जब आया तो उससे पहले यहां पे एक एमआरएनए बना जो कैसा है? मोनोसिस्टोनिक जीन से बना है। और कौन सा प्रोटीन बनाया उसने बेटा इस प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन। और अगली प्रोसेस को क्या बोलोगे? राइट? ऐसे हमने इसको मेंशन किया, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, और यहां आरएनए बना और इनएक्टिव रिप्रेसर की कंडीशन आई 1 2 3। ये सिचुएशन, राइट? ये सिचुएशन बनी कि तीनों प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। क्योंकि वो रेगुलेशन में है, इसलिए मैं कहता हूं कि ये कैसे जीन होते हैं? नॉन कंस्टिट्यूटिव। ZYA स्ट्रक्चरल जीन है, ZYA नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन है, राइट? ZYA अंडर रेगुलेशन जीन है। ये बातें ध्यान से याद रखें, भूलेंगे नहीं, क्लियर? अब यानी याद रखोगे कि जब आप कहो कि लैक ऑपरन कब काम कर रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो बोलना लगभग हमेशा ही काम करता है। कम या ज्यादा लैक्टोज है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये हाईली एक्टिव है। क्या बोलेंगे? हाईली एक्टिव। जब ये लैक ऑपरन हाईली एक्टिव है मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज के होने पर क्योंकि यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, इसीलिए लैक्टोज को क्या उपाधि दी गई है? लैक्टोज को बोला गया है इंड्यूसर। लैक्टोज को क्या बोला है? इंड्यूसर। इसीलिए लैक ऑपरन इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल सिस्टम। क्लियर? नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात हो गई, बहुत ही जरूरी। हर एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक चीज क्वेश्चन है। क्लियर? हर एक लाइन एक क्वेश्चन है। ये हो गई पहली चीज। अब दूसरा सुनो, कुछ और भी वर्ड इसके रिगार्डिंग चलते हैं। लैक ऑपरन के लिए कुछ और भी वर्ड आते हैं, पुराने क्वेश्चन में हम लोगों को दिख जाएंगे। अब क्या होगा जब लैक्टोज ना हो? ठीक है, हमने कहा ये तो थोड़ा बहुत तो हमेशा ही काम करेगा ना। क्या ऑब्जर्व करते हैं कि माइल्ड एक्टिविटी, लैक ऑपरन, थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो लैक ऑपरन की होती ही है, इस बात में तो कोई डाउट होगा ही नहीं। क्लियर? थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्लियर? और व्हाट इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट ग्रेटर देन लैक्टोज? तब क्या होगा? तब हम कहते हैं कि इनहिबिशन होगा, लैक्टोज हो पाएगा। क्या कह देंगे? इनहिबिशन ऑफ लैक ओपेरॉन। कैसे? ध्यान से सुन, कैसे मीनिंग समझो। तब हुआ ये कि मैं ये कहूं कि ये जो ऑपरेटर है ना, ये जो ऑपरेटर है ये ब्लॉक हो गया। कौन चला गया इस ऑपरेटर के पास में? ऑपरेटर के पास
कौन चला गया, ये चला गया यहां से रिप्रेसर, यहां रिप्रेसर ऑपरेटर के पास चला गया और जुड़ गया। यानी पहले रिप्रेसर किससे जुड़ा था, लैक्टोज से, तो वो इनएक्टिव हो गया। लेकिन अगर लैक्टोज नहीं आया तो रिप्रेसर कैसा है, एक्टिव या इनएक्टिव, आंसर रिप्रेसर कैसा है, एक्टिव है। रिप्रेसर किस किस से जुड़ सकता है, रिप्रेसर इंड्यूसर से जुड़ सकता है, इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर, रिप्रेसर किससे जुड़ सकता है, ऑपरेटर से जुड़ सकता है, क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। और जब ये एक्टिव रहेगा तो जेड वाई ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्या लिखूंगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। जबकि यहां तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना, क्लियर, आई ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अरे भाई ट्रांसलेशन भी हुआ। इसका मतलब है कि आई पर किसी का बस नहीं चलता, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन को कहोगे, रिप्रेसर प्रोटीन को कहोगे कि इट इज कॉन्स्टिट्यूटिवली, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसाइज हो रहा है, लीजिए, राइट। यही तो किताब की लाइन है, इससे ज्यादा कुछ थोड़े ना है। हाँ, लैक्टोज कम होने लगा तो एक्टिविटी ऑफ लैक ऑपरेंट भी कम होने लगी, ये हमने मान लिया था, राइट। अब आगे सुनो, हमने कहा ये माइल्ड एक्टिविटी कैसे चलती है, बताऊंगा आगे, अभी नहीं, रुक जाओ। तो यानी हमने ये चीज सीखी, अभी तक जो वर्ड निकले हैं कॉमन, 3 कैरेक्टर में से एक, क्लियर, 3 कैरेक्टर में से एक निकले, और वो ये निकला था कि लैक ऑपरेंट जो है वो इंड्यूसिबल सिस्टम है। नंबर दूसरा, रिप्रेसर ने सिस्टम को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया, मतलब क्या करा दिया, स्विच ऑफ, क्या करवाया, स्विच ऑफ करवाया। या ये कहिए कि रेगुलेटरी प्रोटीन ने क्या कराया, स्विच ऑफ, रेगुलेटरी प्रोटीन ने स्विच ऑफ करवाया। और यहां क्या कह रहे थे, जो लैक्टोज था तो यहां पर ऑपरेंट कैसा था, स्विच ऑन, ऑपरेंट कैसा था, स्विच ऑन था। तो इस बेसिस पर हमारे पास एक और एक लाइन निकल कर आती है और हम कहते हैं कि लैक ऑपरेंट तो एक्चुअल में नेगेटिव कंट्रोल में होता है। लैक ऑपरेंट किस में होता है, नेगेटिव कंट्रोल में। क्यों बोला कॉमनली अंडर नेगेटिव कंट्रोल, ध्यान से, रेगुलेटरी प्रोटीन, क्योंकि रेगुलेटरी प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, आइन। यहां पर कैसा है, एक्ट्स एज रिप्रेसर, वो रिप्रेसर की तरह काम करेगा, मतलब क्या करवाएगा, स्विच ऑफ द ऑपरेंट, ऑपरेंट को बंद करवाएगा। इसीलिए कंट्रोल क्या कहलाएगा, नेगेटिव, क्लियर, इसलिए कंट्रोल क्या कहलाएगा, नेगेटिव। ये कहां से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं सिंगल लाइन में या स्टेटमेंट में आ सकते हैं, क्लियर, अभी तक नहीं आए। लेकिन लैक ऑपरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके क्वेश्चन कभी भी बढ़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 भी आ सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही आए, क्लियर। और ये आसानी से फाइंड आउट करने वाली लाइन है। अगर बाय चांस रेगुलेटरी प्रोटीन एनहांसर होता ना, तो ऑपरेंट क्या होता, पॉजिटिव कंट्रोल होता, ऑपरेंट क्या होता, पॉजिटिव कंट्रोल। अगर रेगुलेटरी प्रोटीन एनहांसर है तो ऑपरेंट को पॉजिटिव कंट्रोल बोलेंगे। रेगुलेटरी प्रोटीन अगर रिप्रेसर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव कंट्रोल बोलेंगे। क्लियर बात, ये नेगेटिव कंट्रोल में जा रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव कंट्रोल में जा रहा है, कॉमन नहीं बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है। फिर सुनो एक और कैरेक्टर की बात, हर स्लाइड पर एक एक क्वेश्चन, और बढ़िया वाला क्वेश्चन, मस्त, इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी कंफ्यूजन। लोग ये भी कहते हैं कि लैक ऑपरेंट कैटाबॉलिक पाथवे का मीनिंग क्या है, कि हमने ये कहा कि एक एंजाइम है, उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, किसने बनाया, बाय लैक जेड, क्लियर, जो क्या काम करेगा, जो लैक्टोज, या इसी का दूसरा नाम है, इसी का बीटा गैलेक्टोसाइड, बेटा एलो को तोड़ दे और क्या बना दे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, ये कैसी डाउन रिएक्शन है, राइट, ये ब्रेक रिएक्शन है, या इसी को क्या कह सकता हूं, ये कैटाबॉलिक है। लीजिए गया ना वर्ड कि लैक ऑपरेंट क्या है, कैटाबॉलिक है।
भाई एसी नहीं चालू करके गया और मुझे ठंड में, सॉरी गर्मी में, ठंड में गर्मी का एहसास। लो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते पसीना, ठीक है, ये मेहनत का पसीना बेटा, तुम भी बहाओ। सर्दी में पसीना निकले इसका मतलब है मेहनत हो रही है, और मेहनत करनी है ताकि आप जो डीन देखते हैं वो अगर आपके डेडिकेशन से मैच करती है या आपके डिसिप्लिन से मैच करती है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सेस इट। क्लियर, आप उसको अचीव करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया कैटाबॉलिक पाथ क्यों का है, ये भी मैंने बता दिया, ये भी करेक्टर हो गया। अब और क्या बच जाता है, ठीक है, अब और क्या बच जाता है यार, ऐसा है बच्चों ने लिखा, ठीक है, कई बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें कईयों के नाम आते हैं, रक्षिता है या फिर और भी बच्चे, जोया ने भी कहा था, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, क्लियर, कि सर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सब लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और मैं वो रिस्पॉन्स का भाई बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आप कनेक्टेड हैं टीचर से, अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसी कनेक्शन बना के रखो, क्लियर, प्रैक्टिस भी बनती रहेगी और आपके स्कोर भी इंप्रूव होते रहेंगे। कोई दिक्कत आती है तो पूछो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, लेकिन प्लानर की रिक्वायरमेंट है वो भी बोलो, जो चाहिए वो बोलो, असाइनमेंट चाहिए वो बताओ, जो भी दिक्कत है वो शेयर करो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस करना मत छोड़ो और अपने से उम्मीद करना मत छोड़ो। उम्मीद ही रहेगी अपने से, अगर कोशिश करते रहोगे, अपने से उम्मीद करते रहोगे तो इंप्रूव करते रहोगे। क्लियर, ना उम्मीद ही आएगी तो मेहनत करने की वजह नहीं बचेगी। क्लियर बात, सुनिए, हम बात कर रहे हैं हॉट्स की यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस की। क्या क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं, जैसे एनसीईआरटी कहती है कि पॉजिटिव रेगुलेशन में भी हो सकता है, काय में हो सकता है, पॉजिटिव रेगुलेशन में, और फिर नीचे क्या लिख देती है कि दिस इज बियॉन्ड द डिस्कशन ऑफ दिस बुक। यहां पर हम औकात के बाहर की बात कर रहे हैं, ये ऐसे साबित करना चाहता है। अरे तुम बताओगे हमारी औकात क्या है यार, गजब, मतलब सुनो, पॉजिटिव रेगुलेशन का होगा कि कोई ऐसा सब्सटेंस होता, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस होता जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को फेवर करे। क्लियर, बाय द प्रोटीन दैट फेवर्स बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट प्रमोटर। कोई ऐसा प्रोटीन हो जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को फेवर करे तो कंट्रोल क्या कहलाएगा, या क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन में है। क्लियर, इसके एक एग्जांपल में हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, क्या नाम है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्लियर, जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, ठीक है, तब के केसेस में कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कम होने लगते हैं और पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं हो पाता। या फिर ये कहो कि ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है, आई रिपीट, ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है। क्लियर, तो कहते हैं अगर ग्लूकोज नहीं है और लैक्टोज ना भी हो तो भी लैकोपेरन थोड़ा बहुत चलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं चल रहा, अगर ग्लूकोज के एब्सेंस में भी नहीं चल रहा अगर, तो इसका मतलब है कि कौन नहीं है वहां पर, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन नहीं है। क्लियर, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से रिलेट करके सुनो ध्यान से। मींस इफ ग्लूकोज इज एब्सेंट, ग्लूकोज इनहिबिट करता है, लेकिन अगर ग्लूकोज भी नहीं है, मैंने पिछली लाइन में लिखा है बेटा, पिछली स्लाइड में लिखा है कि ग्लूकोज अगर आए तो क्या करता है, इनहिबिशन करता है लैकोपेरन का। मैंने कहा ग्लूकोज इज एब्सेंट बट स्टिल लैकोपेरन इज नॉन फंक्शनल, लैकोपेरन नॉन फंक्शनल है, तो उसका क्या कंक्लूजन निकालूं, उसका क्या मीनिंग निकालूं, ये सिर्फ तब है जब क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल पे राइज कर दिया जाएगा, तब ये आ सकता है, नहीं तो नहीं। क्लियर, क्या मतलब होगा इसका, तब मैं कहूंगा मींस पॉजिटिव रेगुलेशन इज एब्सेंट, मतलब यहां पे पॉजिटिव रेगुलेशन भी क्या हो गया, एब्सेंट। बात समझ में आ गई कि वो जो मैंने बात शुरू में एनसीईआरटी लिखती है, या हमने भी यहां पे लिखी थी कि लैकोपेरन हमेशा ही कम या ज्यादा काम करता रहेगा, किसके कारण करता था, पॉजिटिव रेगुलेशन के कारण करता था, चाहे लैक्टोज होता या नहीं।
क्लियर। और ग्लूकोज का होना इस पॉजिटिव रेगुलेशन को भी क्या कर देता है, रोक देता है। और अब कह रहे ग्लूकोज नहीं है तब भी लैक ऑपरेंट थोड़ा भी नहीं चल रहा है, थोड़ा भी, तो इसका मतलब है पॉजिटिव रेगुलेशन भी नहीं है। क्लियर। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, बढ़िया वाला, बढ़िया वाला। शायद नीट तो ना पूछेगा अभी, ठीक है, इधर दाएं बाएं किसी कोचिंग के पेपर में कहीं दिख जाए तो बात अलग होती है। क्लियर। ये हो गई एक। दूसरा सुनो, कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आए हैं, ध्यान से सुनना, कि ऐसा कुछ क्वेश्चन कह दिया जाए कि जेड पे क्या हो जाए, नॉनसेंस म्यूटेशन। जेड पे क्या हो गया, नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया, राइट। जब नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाता है, या ऐसा कर कि जेड मत ले, इससे आगे ले ले ताकि ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाए। कह रहे हैं कि नॉनसेंस म्यूटेशन कहां हो गया, वाई पर, नॉनसेंस म्यूटेशन एट वाई। तो तब हम कह रहे हैं कि नॉनसेंस म्यूटेशन अगर वाई पे हो गया तो इसका मतलब है आरएनए बना, कहां तक बना, जेड तक। क्या बनेगा, सिर्फ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बाकी कोई बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आई बात समझ में। यानी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नॉनसेंस म्यूटेशन अगर जेड पे हो जाए तो कौन सा प्रोटीन बनेगा, सिर्फ रिप्रेसर बनेगा, बाकी कोई भी नहीं बनेगा। आई बात समझ में, क्लियर। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला है, दिस वाज आस्क्ड, ये एक पीवाईक्यू है, ये पूछा जा चुका है। क्लियर। और एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनना, रिप्रेसर किस किस से ज्वाइन करता है, इट कैन बाइंड विद, ये इंड्यूसर से बाइंड करता है, राइट बात, क्लियर, या बाइंड विद ऑपरेटर, या फिर ऑपरेटर से बाइंड करता है, समझे बात, या फिर ऑपरेटर से बाइंड करता है। तो इंड्यूसर से कब बाइंड करता है, या फिर ऑपरेटर से बाइंड करता है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये इंड्यूसर से बाइंड करता है तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं होगा। क्लियर। कैसा हो जाएगा, हो जाएगा इनएक्टिव। और बाइंड विद ऑपरेटर करता है, अगर ये बाइंड विद ऑपरेटर करता है तो इसका मतलब ये खुद क्या है, एक्टिव। प्रोसेस कैसी है, स्विच ऑफ, प्रोसेस कैसी है, स्विच ऑफ, कैसी है, स्विच ऑन, राइट। यानी ZYA फंक्शनल है, और उधर क्या लिखूंगा, ZYA नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या कहा गया था कि रिप्रेसर में इस तरीके के ऑल्टरेशन किए कि वो जाकर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाया, तो क्या होगा, क्या ZY ये काम करेंगे, हाँ। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ऐसा ऑल्टरेशन हुआ रिप्रेसर के अंदर कि वो इंड्यूसर से बाइंड नहीं करेगा, लैक्टोज है लेकिन ज्वाइन टू रिप्रेसर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, तो मैं कहूंगा ZY ये कुछ नहीं करेंगे। यानी उल्टे भी जा सकते हैं, पूरे फंडामेंटल आपके सामने, आप इसके बेसिस पे जैसे चाहे क्वेश्चन अपनी मर्जी के बना सकते हो। मेरे को उम्मीद है कि आप क्वेश्चन अगर कहीं से भी करोगे, अरे तुम चैट जीपीटी से भी ढूंढ के करोगे तो भी वो तुमसे बन जाएंगे, क्लियर, तो भी वो तुमसे बन जाएंगे, दावा है भाई, क्लियर। आपको सिर्फ ये करना है कि अब इसके बाद लैक ऑपरेंट के जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन, डीपीपीस आपको जिस भी जगह से मिले, आपके आए हुए क्वेश्चंस हो, ठीक है, किसी भी किताब में मिल रहे हो, आपकी कोचिंग के पेपर्स में मिल रहे हो, नए या पुराने, उन सबको कर डालना है। जहां दिक्कत आए कुछ मत करो, फोटो खींचो, टेलीग्राम पे भेजो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर कोई एक्सप्लेनेशन में कमी रह जाएगी तो वो भी, क्लियर। बहुत ही जल्द हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे और उसके इंफॉर्मेशन में आपको पूछता रहूंगा कि कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑब्वियसली आई एम वेटिंग फॉर द वेरी नेक्स्ट वीडियो फॉर द कमिंग अप टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू अनाउंस वेरी सून। क्लियर, जुड़े रहिए इस चैनल पे मेरे साथ में, ताकि आपके कंसेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे से बिल्टअप कर सके। आखिरी कुछ दिन हैं, उन दिनों में आपके स्कोर को परफेक्ट पर पहुंचा दें, यही हमारा टारगेट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।